तो जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे, वो जिन्होंने कल यानी कि 1 सितंबर मंडे के दिन जिन्होंने भी टेस्ट दिया था, वो सभी ध्यान देंगे कि इसमें जो मॉक टेस्ट 1 का हम बात कर रहे हैं, मॉक टेस्ट 1 का हम बात कर रहे हैं, इस जो जीएस पेपर का एग्ज़ाम हुआ था, इसके अंदर हम फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, ये तीनों से टोटल मिला करके 69 क्वेश्चन पूछे थे एग्ज़ाम में। इस 69 क्वेश्चन का हम इस लेक्चर पर अभी आराम से सॉल्यूशन करने वाले हैं। और रिक्वेस्ट करता हूँ सभी स्टूडेंट को, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो पूरा कंप्लीट वीडियो को देखेंगे और आराम से बैठ करके इसका आनंद लेंगे। वैसे आनंद से याद है, मेरा नाम भी आनंद है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। और एक और समस्या वाली ये बात है, एक और बात कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आपको इस वीडियो में राइटिंग प्रॉब्लम हो, यानी कि राइटिंग ना दिखे, राइटिंग समझ में नहीं आए, राइटिंग ख़राब दिखे। तो ये टैब में पहली बार वीडियो शूट कर रहा हूँ या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि साउंड प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि और मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड जो मैं कर रहा हूँ, ये टाइमिंग हो रहा है अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड, राइट साइड कॉर्नर पे, ये साइड पे दिख रहा होगा कि 2 सितंबर 2025 2:05 यानी कि रात के 2 बजे शूट कर रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि दिन में इतना नॉइजिंग होता है, इतना साउंड होता है चारों तरफ से कि रिकॉर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, और सबका जितना भी फैक्ट निकलेगा, जितने भी चीज़ें बताएंगे, उस सभी को कंसंट्रेट होकर के सुनना है और समझना। और सभी एग्ज़ाम में ये जितने भी क्वेश्चन का फैक्ट है, वो सभी एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आते भी हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिएगा कि मैनेज कर लें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा शायद से, ऑप्शन ए था। ऑप्शन ए कानों की, आँखों की, नाक की और गले की, दो भी हो चुका है, ये ऑप्शन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आँखों की। एस्टिग्मेटिज्म जो बीमारी है ये आँखों की होती है, इसके बारे में हम बता दें कुछ चीज़ें, ठीक है। तो वो साइड करते हैं इसको। तो सबसे पहला फैक्ट ये है इसका कि ये जो बीमारी होती है आँखों पे होती है, तो फिर कहाँ होती है? तो देखिए, आँखों का एक होता है कॉर्निया पार्ट, ठीक है। कॉर्निया का एक भाग है, सॉरी, आँखों का एक भाग है कॉर्निया, इस हिस्से में बीमारी होती है। बीमारी क्या, कॉर्निया कह लो तो डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसका साइज वाइज बिगड़ जाता है, इसके जो सामने वाला जो भाग है, ठीक है। और ये कॉर्निया डिफेक्ट होने के कारण क्या होता है, हम लोग को दिखता नहीं ढंग से, यानी कि धुंधला दिखने लगता है, ऐसा वैसा दिखने लगता है, मतलब ठीक ढंग से नहीं दिखता, क्योंकि रेटिना फोकस ही नहीं कर पाता सही। और आपको पता है कि आंखों के बारे में एक और बात की, हम लोग में जो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, आंखों के किस हिस्सा में बनता है, आंखों का प्रतिबिंब जो बनता है आंखों के किस हिस्सा में बनता है, ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लास 10th में आप लोग जान पढ़े होंगे, रेटिना में। कहाँ बनता है? तो रेटिना में, ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए और फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। बहुत सारे फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप सभी उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी मैनेज कर रहे होंगे, दिखने में दिक्कत अगर हो रही है तो, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। और आंखों से कई बीमारियाँ, जैसे कि सबसे पहला बीमारी का नाम अगर हम बोलें तो वो है निकट दृष्टि दोष। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, बस ध्यान से सुनेंगे। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इसमें क्या होता है कि निकट का साफ साफ दिखेगा पर दूर का नहीं दिखेगा, नाम है निकट दृष्टि दोष। दोष होना चाहिए निकट पे, लेकिन ऐसा होता नहीं, निकट का ही क्या होता है, उसको साफ साफ दिखता पर दूर का नहीं दिखता, ठीक है। निकट में क्या होता है, निकट का साफ साफ दिखेगा पर दूर का नहीं दिखेगा, याद रखिएगा। और इसका एक और नाम कह सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मायोपिया।
इसको क्या कहते हैं? मायोपिया। कभी कभी एग्जाम में इस वर्ड का इस्तेमाल कर लेता है, तो मैं ये भी बता दूँ, ठीक है। और दूसरी बात, इसका हम लोग ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो निकट दृष्टि दोष को दिख रहा है मायोपिया, इसको दूर करते हैं हम लोग कैसे? इसको दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिएगा, इस बॉक्स में हम लिख देते हैं अवतल लेंस का। किस लेंस का? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम बात करेंगे, अब दूसरा जो आंखों से संबंधित बीमारी है वो है दूर दृष्टि दोष। आप लोग वॉइस सुनाई दे रहा है, उससे मैनेज करके राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो रहा है, क्योंकि लिखने में टैब में दिक्कत हो रहा है, स्क्रीन छोटा होता है ना। दूर दृष्टि दोष, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम, इसका भी दूसरा नाम कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं हाइप्रोपिया। हाइप्रोपिया, या फिर कहीं कहीं पे आपको एक्चुअली कहीं कहीं पे यही आपको मिल जाएगा हाइप्रोपिया। लिखने के लिए बहुत सारा लिख सकते हैं, हाइप्रोपिया कह लो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का साफ साफ दिखेगा, दूर का साफ साफ दिखेगा, पर नज़दीक का बिल्कुल नहीं दिखेगा, साफ साफ नहीं दिखेगा, ये दूर दृष्टि दोष होता है। तो अब इसको दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो इसको दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, फैक्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो ये दूर निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। चलिए और बात करेंगे, तीसरा बात करते हैं हम लोग। तीसरा क्या होता है? तीसरा और एक बीमारी कह सकते हैं हम लोग, जो 10th में हम लोग पढ़े थे, एक बीमारी और है तीसरा, इसको हम लोग कहते हैं जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, ठीक है, ये बीमारी। इसमें अब देखिए, इसका भी एक और नाम कह सकते हैं, इसका भी जब कल लिखे तो इसका भी लिख देते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करता है, याद रखेंगे, प्रेस बायोपिया। अब इसमें क्या होता है कि निकट का भी खराब होना, निकट का दिखता है ना दूर का दिखता है, ये ज़्यादातर बूढ़ा व्यक्तियों में होता है, जो नाना दादा कैटेगरी के लोग हैं उसी में होते हैं, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया भी कहा जाता है इसको। और इसको दूर करने के लिए क्या होता है कि बाईफोकल लेंस आता है, बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बाईफोकल लेंस ये जिसके अंदर में दोनों का फोकस हो, अवतल उत्तल दोनों, इसीलिए इसको कह देते हैं बाईफोकल लेंस कह लो, या कभी कभी ऑप्शन दे सकता है द्विफोक्सी लेंस, ठीक है, द्विफोक्सी लेंस। चलिए, उम्मीद करते हैं तीनों समझ में आया होगा। इस तरह के कई होते हैं, और भी होता है, अगर एक दो और बता दें तो एग्जाम में कोई भी चीज़ देखने के लिए मिले तो आप सभी सॉल्व करेंगे। जितना अगर क्वेश्चन इससे आ जाए तो आप उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। एक और आपको फेमस कह लोगी, जो कई बार पूछा गया है, एग्जाम का फेवरेट है, ट्रेकोमा। ये इन्फेक्शंस होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है, ट्रेकोमा है। और अगर एक आखिरी बता दें तो जो आप लोग को पता होगा, सुने होंगे ना, कंजक्टिवाइटिस, ये है कंजक्टिवाइटिस जो होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में आँख आना, यानी कि जैसे आँख आना मतलब कि आँख जैसे लाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब चीज़ होता है इसमें, ठीक है। खुजली, आँख में जलन होने आ जाता है, तो ये इसी में होता है, ठीक है। तो ये सब बीमारी है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग देखेंगे, कोई भी देख लेते हैं। तो हमारा सवाल था पहला में कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो ये याद रखेंगे, आँखों की बीमारी थी। एक इसकी बीमारी थी, आँखों की, यहाँ पे टिक लगाए थे, आँखों की बीमारी थी। एक इसकी बीमारी थी, आँखों की बीमारी थी, ठीक है। और ये बीमारी किस में होता है? कॉर्निया में होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कॉर्निया डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से हम लोग धुंधला दिखने लगता है। हम बताते हैं आँखों के किस हिस्से में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये रेटिना में बनता है। क्या बनता है?
रेटिना पर बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए और देखते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोगों ने एक और नाम से इसको संबोधित किया या कह लो के नाम से जानते हैं, मायोपिया। इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा था दूरदृष्टि दोष, इसका एक और नाम था हाइपरोपिया, या इसको और भी चीज़ कहते हैं, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आगे बढ़ेंगे तो पढ़े जरा दूरदर्शिता में हम लोग क्या देखें कि इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। उसको दूर करने के लिए बायोफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये पढ़े। और दो आँख से संबंधित दो बीमारी का नाम याद रखना, क्योंकि पूछ देता है कि ये ट्रेकोमा बीमारी कौन से अंग से या किस से संबंधित है। तो ट्रेकोमा हो गया, ये भी नेत्र से, कंजक्टिवाइटिस ये भी आँख से है। ये थोड़ी पॉपुलर बीमारी है भाई, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम उसको इरेज करते हैं। थोड़ा सा इरेज में दिक्कत आएगा भाई, थोड़ा मैनेज करके चलेंगे, आप लोग उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को आप लोग ध्यान से देखेंगे। थोड़ा इरेज कर रहे हैं, मैं कोई वीडियो को कट वट नहीं करने वाला हूँ, लाइव ही चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए सामने ही नहीं डाल रहा हूँ, भाई दिक्कत है, टेक्निकल इशू है भाई, टेक्निकल इशू पता नहीं है। तो आप सभी आराम से बैठ करके, मैं तो कहता हूँ पॉपकॉर्न खरीद लो। और भाई पूरा डिलीट हो रहा था, ये तो बच गया, पूरा डिलीट वैसे हो जाएगा भाई। चलो एक तरह से मिटा सकते हैं इसको ऐसे, चलो ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं हमारे सामने, दूसरा प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। क्वेश्चन आप लोग को देखना, दूसरा प्रश्न विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए विश्व स्वास्थ्य दिवस। हम लोग इसको साइड करते हैं थोड़ा सा ताकि इसको नोट कर सके। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। और दूसरी बात इसके बारे में और जानते हैं कि ये मनाते क्यों हैं। ये जो मनाते हैं हम लोग WHO, जिसका पूरा अगर बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे। इसका हिंदी नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन कह लो, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाते हैं 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। और एक फैक्ट इसके बारे में देखें जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इसका मुख्यालय हेड ऑफिस का है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ है, भाई लिखा जो मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, याद रखिएगा सभी को, ठीक है। पता नहीं साउंड रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं, मैं वीडियो को रोक करके नहीं देख सकता क्योंकि एक बार कट गया फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत है भाई। तो जैसे भी है मैनेज करना, थोड़ा बार बार बोल रहे हैं,
आपको बस मैनेज करना है किसी भी तरह, और जितने भी फैक्ट बता रहे सबको याद करते चलना। इसका स्क्रीन शॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो आप। तो दूसरा का उम्मीद करते दूसरा का समझ में आया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन को लोग देखते हैं। तो मेरा तीसरा प्रश्न है, अगर तीसरा क्वेश्चन देखने का, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको सिलेक्ट करते हैं। कह रहा है कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, किस धातु का खनिज है। तो मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, ये क्वेश्चन है आपका। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, ठीक है। मेलाकोनाइट किस धातु का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। तो मेलाकोनाइट तांबे धातु का खनिज है। किसका है, तांबे का। मेलाकोनाइटा थोड़ा सेलेक्ट कर ले। मेलाकोनाइटा जो पूछ रहा था किसका है, तो मेलाकोनाइटा आपका तांबे का। किसका है, तांबे का। तो चलिए इसके बाद थोड़ा डिटेलिंग लोग करते हैं आराम से कुछ चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को पूछा जाए कि तांबा से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाए। तांबा गलती लिखे, शायद गलती लिखे तांबा, भाई तांबा ही होगा। तांबा का अगर बोल दे सिंबल क्या, सिंबल क्या, संकेत क्या। तो तांबा का संकेत है Cu, ठीक है। अब एक और बात है कि इसका अगर कभी कभी, ठीक है, ऐसे तो पूछना नहीं चाहिए, कभी कभी चलो एक और इसका एक और नाम है तांबा का इंग्लिश नाम, सॉरी एक और नाम नहीं बोल सकता भाई। तांबा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि कॉपर बोल देंगे तो वही है, तांबा पे वही है, ठीक है। इसका संकेत याद रखेंगे आप सभी, Cu होता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही डिटेल जानते हैं और क्या ही जाने इसके बारे में। तो क्वेश्चन ये था तीसरा में कि मेलाकोनाइटा, यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, भाई मिटाने दो भाई, अरे यार मिट भी नहीं रहा, ये रहा। तो क्वेश्चन था कि मेलाकोनाइटा, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन दिख रहा होगा। मेलाकोनाइटा किस धातु का खनिज है। तो इसका हो जाएगा तांबा, जैसा कि हम बताएं तांबा Cu, इसको कॉपर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखिए, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाएंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग का पता नहीं चल पा रहा कि हो भी रहा है या नहीं हो पा रहा है। अभी तक 17-18 मिनट चूँकि रिकॉर्ड हो चुका है और केवल 3 क्वेश्चन हुआ, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करूँगा। और टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा, कर भी नहीं पा रहा, लिख भी नहीं पा रहा। बोर्ड तो है नहीं वाइट बोर्ड जैसे ऑफलाइन में पढ़ा करके निकल जाए। ऑफलाइन पढ़ाना इसीलिए ईजी है, ये ऑनलाइन पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। चौथा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर कि किस अम्ल, चौथा क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि बैटरी अम्ल के नाम से जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी अम्ल के नाम से जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सबको पता होना चाहिए। और इसके बारे में कुछ चीज़ जानेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको फार्मूला पता होगा, इसका फार्मूला होता है H2SO4, ये सभी को याद रखेंगे। दूसरा HCl का भी सबको फार्मूला याद होगा, HCl, ठीक है। तीसरा अगर बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल का, इसका फार्मूला जानता होगा सबको, HNO3। और एक और एसिटिक अम्ल, इसका भी फार्मूला याद रखना आपको, CH3COOH। ये सभी फार्मूला आप सभी याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये H2SO4 को प्रबल अम्ल यानी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। और आप लोगों को पता है कि एसिड क्या है। एसिड मीन्स कि एसिड का अगर pH मान करें या और तरह तरह की परिभाषाएं की बात करें तो और भी लंबा जा सकता है एसिड।
जो हम लोग बेसिक पढ़े थे क्लास 10 में, स्वाद में खट्टा होता, तो ये वो नहीं पूछेगा स्वाद में खट्टा होता, वो पूछेगा हो सकता है कि अम्ल जल में घुलकर क्या देता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लिख देते हैं कि जल अम्ल जो है जल में घुल करके H+ आयन देता है। अम्ल क्या देता है? H+ आयन देता है। मैं तरह नीचे लिखते हैं अम्ल जो देता है, अरे भाई थोड़ा तो नोट हो जाओ। ये अम्ल का बात करें तो अम्ल जल में घुल के क्या देता है? H+ आयन देता है। और जो भस्म है या जिसको हम लोग क्षार कर देते हैं, अभी भस्म और क्षार में भी कितना का कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो हम बता दें। और ये OH- आयन देता है। तो भस्म क्या होता है? कोई पाउडर है सूखा रूप में है तो उसको भस्म कह देते हैं, और इसमें पानी का घोल मिला दिए उसी भस्म में भस्म को विलयन रूप में अगर देखेंगे तो उसको हम लोग क्षार कहते हैं। तो एक ही चीज़ है, ये सूखा रूप है और ये थोड़ा लिक्विड रूप है ये, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। तो भस्म क्षार हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि अम्ल जल में घुल के H+ आयन देता है, और जो भस्म या क्षार है वो जल में घुल के OH- आयन देता है। ये दो बात याद रखना। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, ये कि pH स्केल से संबंधित, हालांकि चलिए देख लेते हैं यहाँ पे pH स्केल। जो अम्ल का pH स्केल होता है 7 से कम होता है। अम्ल का 7 से कम होता है, 7 से कम। जो 7 से कम होगा वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। ठीक है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये हो जाएगा अम्ल। और 7 से अगर अधिक हो गया, 7 से अधिक होता है तो वो होता है भस्म या क्षार, भस्म या क्षार। ठीक, अब 7 रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, सवाल ये है कि 7 रह जाए तो क्या? तो 7 रह जाएगा, अगर 7 रह गया तो 7 रह गया तो ये उदासीन, तो ना ही भस्म ना ही अम्ल, ये हो जाएगा उदासीन। तो इसीलिए बोलता है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। 7 से जितना कोई कम है, अगर मान लो कोई अम्ल 7 से, जैसे कि कोई अम्ल कम वैल्यू pH वैल्यू किसी भी वस्तु किसी भी पदार्थ का वैल्यू है 3 और किसी का है 5, तो दोनों तो है तो दोनों अम्ल ही, लेकिन 3 और 5 में जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? तो जो 3 होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना कम रहता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। और 7 से जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है? बेसिक नेचर उसका होते जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पदार्थ है, किसी का 6 pH वैल्यू है, किसी का 9 है, किसी का 13 है, तो कौन ज़्यादा बेसिक नेचर को प्रदर्शित करेगा? तो वो 13 वाला ज़्यादा प्रदर्शित करेगा। यानी कि जितना वैल्यू 7 से अधिक होते चले जाएगा उतना ही बेसिक नेचर को अपनाते जाएगा, और जितना ही 7 से कम होते जाएगा वो एसिड वाला नेचर को अपनाएगा। ठीक है, उतना ही प्रबल और उतना ही, तो दोनों का प्रबल, स्ट्रॉन्ग और वीक वाला ध्यान रखेंगे, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, 7 से जितना कम होते जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और 7 से जितना अधिक जाएगा वो उतना ही क्या होते जाएगा? 7 से अधिक जाते जाएगा तो बेसिक गुण को, यानी कि भास्मिक गुण को जिसको बोलते हैं, या क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा। तो 7 से जितना ऊपर वो क्षारीय गुण को, और 7 से नीचे अम्लीय गुण को, और 7 है तो उदासीन। तो उदासीन विलयन का pH मान पूछे एग्जाम में तो 7 बोलना है, और अम्ल का pH मान बोलेगा तो 7 से कम जितना होगा, और भस्म का पूछेगा या क्षार का पूछेगा तो 7 से अधिक होगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो हमारा इरेज करते हैं इसको। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी 4 तो हो गया, 5 पे। सभी का फॉर्मूला याद रख लेंगे, अभी बताया सभी का फॉर्मूला कि सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है, नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है, और एसिटिक अम्ल का CH3COOH होता है। ठीक है, सभी का रासायनिक सूत्र याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? यानी कि रुधिर मीन्स ब्लड, कितना ब्लड होता है, कितना ब्लड होता है? ठीक है, कितना ब्लड होता है? तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन के अनुसार 6 लीटर होगा। ऐसे एग्जाम बुक में याद रखिएगा कहीं कहीं पे 5 लीटर लिखा रहता है, 5 लीटर। तो हम कह देते हैं कि 4 से अगर 5 है तो भी सही है, 4 से 5 के बीच
कभी कभी ऑप्शन में ये देता है 4 से 5 हो गया। 4 से 5 जो होता है इसके बारे में जानते हैं, मेल में होता है, मेल में होता है 4 से 5 के आसपास। और फीमेल में बात करें तो 3 से 4, 1 लीटर के आसपास, कम के आसपास देगा ऑप्शन हमेशा, 3 से 4 लीटर। ये किस में? फीमेल में। फीमेल में 3 से 4 लीटर। फीमेल और बच्चा भी कह सकते हो, फीमेल हो जाए या चाइल्ड हो जाए, उसमें थोड़ा कम रहता है, ठीक है। लेकिन मेन जो रहता है मेल वाला, तो याद रखिए मेल में ऑप्शन यहाँ पे 6 लीटर दिया है तो 6 माने, चूँकि ऑप्शन में 5 नहीं है इसलिए 6 इसका आंसर हो गया। अगर 5 रहता तो 100% 5 ही माना जाता है, लेकिन 5 ऑप्शन नहीं दिया है तो दूर दूर ऑप्शन है तो हमारे लिए ईजी हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 6 लीटर, ठीक है। तो पूछेगा कभी ऐसे डायरेक्ट पूछे विदाउट ऑप्शन कोई पूछे तो याद रखना 5 लीटर बोलेंगे, 5 से 6 लीटर बोल सकते चलेगा। 4 से 5, 4 से 5 नहीं कह सकते, 5 से 6 कह सकते हैं, सॉरी 4 से 5 हम लोग नहीं कहेंगे इसको, 4 से 5 तो नहीं कहेंगे, 5 से 6 कह लेते हैं इसको, 5 से 6 लीटर कह लेते हैं, 4 से 5 भी कह सकते हैं, 4 5 6। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या है, आपको 4 भी दे, 4 तो नहीं देता, 5 के करीब रहता है, लगभग 4.5 लीटर, 5.5 भी जाता है, तो इसलिए इसमें दिक्कत हो सकता है। दिक्कत सॉरी ऑप्शन डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे उसके हिसाब से हम लोग मारेंगे। तो 5 लीटर हम एक आंकड़ा दे देते हैं, डाटा 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर्स रहता है, ठीक है। ब्लड जो रहता है 5 लीटर के आसपास रहता है, याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में तो और फैक्ट जानते हैं कि तो ब्लड की बात कर ली। अगर लड़कों में बात की 5 लीटर, लड़कियों में बात करें 1 लीटर कम कर देंगे, 4 लीटर का बात कर लेंगे, ठीक है। 5 से 6 लीटर के आसपास ही रहता है ब्लड इसमें, 5 से 6 लीटर, ठीक है, 5 से 6 के आसपास रहता है, जो भी देगा ऑप्शन में मानेंगे। तो चलिए दूसरा फैक्ट की बात हम करें तो ब्लड जो होता है, सॉरी जो ब्लड होता है, जो ब्लड होता है, रक्त होता है, जो ब्लड होता है हमारा वो किस प्रकृति का होता है? तो ये याद रखिए क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसका काम है क्या? इसका काम ये है कि ये जितना भी, जैसे ऑक्सीजन हो गया, और कह लो जितना भी पोषक तत्व है, ठीक है, उन सभी को क्या करता है? पोषक तत्व को सेल तक पहुंचाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है, यानी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, कोशिकाओं तक क्या करता है? पहुंचाता है। इसका काम ये है, इम्पोर्टेंट था इसलिए हम बता दिए, पहुंचाता है, ऑक्सीजन तक पहुंचा। कई काम है, और भी काम है इसका, ऐसा नहीं कि इसी यही काम है। और अगर हम बोले इसमें कि टेम्परेचर को कंट्रोल, अरे भाई टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तापमान को, बॉडी का टेम्परेचर, तापमान नियंत्रण का काम करता है, ये तापमान नियंत्रण कर सकता है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो और भी कई चीज़ें हैं, तो उतना हम लोग नहीं जानेंगे, ऑलरेडी वीडियो बड़ा होते जा रहा है। तो इसको डिलीट करना होगा, कैसे करें? ये यहाँ से कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा इसको बड़ा करें। अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन तक आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करें तो कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबक प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, चुंबक के प्रभाव के बारे में किसने बताया था? विद्युत धारा का चुंबक प्रभाव का, तो ये हो जाएगा इसका आंसर फैराडे द्वारा, आंसर हो जाएगा फैराडे द्वारा, याद रखेंगे सभी को।
विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, हालांकि इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको लग रहा है। एक तरह का चुंबकीय प्रभाव और स्टेट होना चाहिए, ये चीज़ का आंसर होना चाहिए हमारा, और स्टेट ही होना चाहिए। ठीक है, तरह का चुंबकीय प्रभाव से प्रथम किसने किया था, और स्टेट हमको लग रहा है, ये काट दीजिए, फैराडे नहीं होगा और स्टेट हुआ था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि क्लास 10th का शायद अंतिम में था, और स्टेट कहता है कि एक तार को बांध दिया था और इसके नीचे एक सुई रख दिया था इस कैटेगरी का। ठीक है, जो जैसे तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुआ था तो एन एस डायरेक्शन में था, यानी एक ही डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। ठीक है, लेकिन जब धारा इसे प्रभावित नहीं किया, लेकिन जैसे इसे धारा प्रभावित किया तो सुई क्या हुआ, पीछे की, तो फिर ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये और स्टेट ने बताया था, इसके बारे में याद रखने सकते। ठीक है, फिर से हम कर देते हैं। तो सवाल है, विद्युत धारा का चुंबक प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किसके द्वारा, तो इसका आंसर होगा और स्टेट के द्वारा। फैराडे नहीं हुआ, विद्युत धारिता वाला किया था, ये और स्टेट द्वारा हुआ था, इसको और स्टेट द्वारा किया गया था इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6। और अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, इसको पहले इरेज कर लेते हैं फिर देखेंगे। भाई किधर से करे भूल जाते हैं मेरे, ये रहे। हाँ, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें। जल्दी थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत समय लग रहा है, फर्स्ट टाइम है, इस वजह से। न्यूरॉन इकाई है, सवाल पूछे न्यूरॉन इकाई है, संयोजी उत्तक का, पेशी उत्तक का, एपिथेलियम उत्तक का या तंत्रिका उत्तक का, ये सबको पता होना चाहिए, इसका घर पता होना चाहिए, घर के बच्चों को पता होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ क्या न्यूरॉन इकाई है किसका, संयोजी उत्तक का, पेशी उत्तक का, एपिथेलियम उत्तक का या तंत्रिका उत्तक का, किसका होगा? जल्दी आंसर बताओ भाई, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर होगा तंत्रिका उत्तक का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक का। आप लोग को पता हो, क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे ये वाला। तो इसमें बहुत सारा निकला हुआ था, जरूर डेंड्राइट्स जिसको कहे थे, क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स, इसका नाम था डेंड्राइट्स इसको कहते हैं, याद रखो। तो ये सब चीज़ें, तो न्यूरॉन इकाई है क्या, न्यूरॉन तंत्रिका उत्तक का क्या एक इकाई है। ठीक है, इस पर इतने ही देखते हैं और आगे बढ़े। तो अच्छा, इसका एक और चीज़ जान लो कि तंत्रिका उत्तक जो होता है, ये न्यूरॉन होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये एक प्रकार से मैसेंजर की तरह काम करता है भाई। ये सिग्नल को क्या बोलते हैं हिंदी में, संदेश, ये संदेश देने का काम करता है, ये संदेश देने का काम करता है। ठीक है, कि जैसे ही अब क्या करता है कि मान लो कि तुमको क्या कहते हैं, सुई चुभाया, या फिर कोई सुई चुभाया, या फिर तुमने स्किन पे कहीं पर कोई आग से मतलब जल गया, तो फिर क्या होता है कि उस स्थिति में जो हमारा बॉडी है, ये क्या करता है, संदेश भेजता है। हमारा बॉडी का कोई पार्ट में कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो संदेश भेजता है, किसको संदेश भेजता है, ब्रेन को। ठीक है, मस्तिष्क को। तो जितना भी ये हमारे आसपास जिसके द्वारा हम लोग को कोई भी चीज़ों के बारे में पता चलता है, कोई भी चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो वो सब हमको क्या होता है कि ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन तक पहुंचता है, बॉडी से क्या है, अलग अलग प्रकार के बॉडी से अलग अलग प्रकार का संदेश ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है, याद रखना, ये न्यूरॉन का काम है, न्यूरॉन का काम है। अगर ये पूछता है कि
कि न्यूरॉन पुस्तक न्यूरॉन किसका बना होता है, तो क्या जवाब देते हैं, बताओ न्यूरॉन किसका बना। तो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन तंत्रिका उत्तक, न्यूरॉन के बारे में पूछा कि न्यूरॉन किसका बना है, तंत्रिका उत्तक से बना हुआ है। न्यूरॉन किससे बना हुआ है, तो तंत्रिका उत्तक से बना हुआ है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मैं बता दूँ कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत तो हो रहा है बताने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम है इस वजह से, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ अपना कि मैनेज करके चलो सही ढंग से बता सकें। देखते हैं कितना बता पाता है और साउंड भी ढंग से नहीं बता है। तो क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 है कि सिलेक्ट करने दो भाई। क्वेश्चन 8 है कि ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किसके द्वारा की गई थी। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखना आप लोग डायरेक्ट कि एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की गई थी। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी, एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये इसको डायरेक्ट याद रखेंगे और इसमें क्या ही करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में अगर थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दें, अगर ब्लैक होल के बारे में ये होता क्या है, अगर थोड़ा सा बता दें, इसका अगर जोर नहीं देते हैं ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, टाइम नहीं है, वीडियो ऑलरेडी बड़ा होते जा रहा भाई। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर अब 9 पे देखते हैं, 9 पे फोकस करेंगे सभी कोई। 9 कह रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य, सवाल ही पूछा शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य। तो देखो भाई, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्ताल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ब्लड कर लेता है, ऑक्सीजन का परिवहन में कुछ देर पहले बताए थे। तो ये भी वही करता है, ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या है, तो पहली बात तो जानिए, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, जो किस में पाया जाता है, जो आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी कौन पता होगा आपको, रेड ब्लड सेल कह सकते हैं, लाल रक्त कोशिका, और इसका जीवन काल भी जानते हैं, 120 दिन के आसपास का होता है, ठीक है। आप सभी इसको याद रखेंगे। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और एक प्रकार का प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, मुख्य बात है ये, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। ये प्रोटीन, ये पूछ सकता है कि प्रोटीन किस में पाया जाता है, आरबीसी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े जाना, इसको थोड़ा मिटाने दो भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन में ही 40 मिनट चले गए हैं। तो सवाल है कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, तो ये कौन सा रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, कौन सा होगा बताओ।
तो वही देखो, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका थोड़ियम। हालांकि यूरेनियम भी पाया जाता है, लेकिन थोड़ियम इसका मानेंगे, आप सभी याद रखेंगे, थोड़ियम इसका आंसर मानेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि यूरेनियम नहीं पाया जाता, यूरेनियम भी पाया जाता है। थोड़ियम जो होता है, ऐसा कह लो कि सबसे बड़ा भंडार का बात कर रहा है, विशाल भंडार का बात कहा जा रहा है, इसलिए थोड़ियम है। और अगर हम बात करेंगे इसका यूरेनियम का, अगर बात करेंगे यूरेनियम की बात करें, तो ये यूरेनियम आपको दिख रहा है, ये भी पाया जाता है, पर उतना खास नहीं है ना, थोड़ा कम है, इसलिए ये भी पाया जाता है लेकिन उतना नहीं है। तो इसका थोड़ियम ही याद रखेंगे आप सभी आंसर। कि रेडियोधर्मी तत्व इसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, वहाँ वो किसका पाया जाता है, थोड़ियम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में कह रहा क्वेश्चन कि किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। पहली बात तो ये बात कब बताए थे अभी कुछ देर पहले कि आँख कौन से भाग में प्रतिबिंब बनता है, रेटिना बनता है। अब सवाल ये बोल रहे हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है, क्या प्रकृति होता है। तो भाई देखो, क्लास 10th में पढ़ा होगा तुम लोग, अगर नहीं पढ़ा तो भाई कुछ नहीं पढ़ा। यकीन मानो कि जाके वापस से 10th का एग्ज़ाम देना, पर 10th का एग्ज़ाम दो, फिर कंपेरेटिव की दुनिया में कूदो। ठीक है, तो किसी मानव के आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। चलो हाँ, तो दिख रहा है उसमें, मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे कि यह होता है आपका, पहली बात तो रियल बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है। अरे भाई वास्तविक लिख दिए क्या, जल्दी लिख दे साथ, सुमत भाई। वास्तविक बनता है और ये उल्टा होता है, वास्तविक है तो इसलिए उल्टा होना है। अब अवतल पे 6 केस पढ़े होंगे कि ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर, फोकस पे रखने पर, आई और सी के बीच रखने पर, ये सब चीज़ें जानते होंगे, सभी पढ़े होंगे। तो हम बता रखे होंगे वहाँ पे कि वास्तविक होता है जो, तो वो उल्टा हो जाता है। जो वास्तविक होता है तो उल्टा होता है, जो काल्पनिक होता है वो सीधा होता है। ठीक है, जो काल्पनिक होता है वो सीधा, जो वास्तविक होता है उल्टा, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो मानव आँख का जो रेटिना पर जो बना, हम लोग का जो रेटिना पे इमेज बनता है किसी भी वस्तु को हम लोग देखते हैं, तो वो रियल होता है, बट क्या होता है वो उल्टा होता है। रियल होता है पर उल्टा होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें हम लोग आँख में कई सारी चीज़ें जान चुके थे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सारी चीज़ें हम लोग जान चुके थे। इसको इरेज करते हैं, तो नीचे रुक जाओ, ये लो, हाँ भाई डिलीट हो जाओ, चलो इसको बड़ा करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 12। भाई इसका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है भाई। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश सममिति यौगिक है, ये कह रहा है कि ये कौन सा होगा। लो भाई, इसका ऑप्शन कहाँ है देखना पड़ेगा। इसका ऑप्शन कहाँ, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश सममिति यौगिक, फोटोग्राफी में, ऑप्शन याद रखना, सॉरी ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन याद रखना। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश सममिति यौगिक क्या है, ये नेक्स्ट पेज में मुझे लगता है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश सममिति यौगिक क्या है, इसका ऑप्शन होना चाहिए नेक्स्ट। हालांकि इसका आंसर हम बता सकते हैं, पर ऑप्शन देखेंगे तो और भी बेहतरीन ढंग से बता सकते हैं। तो इसका तो होना चाहिए सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, देखिए फोटोग्राफी से बहुत ही प्रश्न बनता है, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ब्रोमाइड, उन सभी पर फोकस करेंगे, कंसंट्रेट होकर के उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश सममिति यौगिक का कौन सा है, सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड नहीं रे, ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड। फोटोग्राफी से 2 सवाल आते हैं। ठीक है, दोनों सवाल बताएंगे, पहले देखते हैं इसका ऑप्शन का। चलो भाई इसको डिलीट करें, तो डिलीट करें उसको,
ये गया ऑप्शन, ये रहा। नेक्स्ट पेज में इसका आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पेज, ये देखिए हम लोग को यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका यहाँ पे था फोटोग्राफी वाला, तो फोटोग्राफी वाला भी बताए थे जस्ट। इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। देखो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ऑक्साइड है, इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। अगला देखें, अगला क्या कह रहा है भाई, 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है हमारे भोजन में संरचना, अरे इतना मोटा कैसे जग रहा है भाई, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ये, रुक जा, 263 हो चुका है ये ना, इस वजह से इसको थोड़ा ही बड़ा पड़ता है। अरे भाई मिट जाओ, दिख रहा क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। सवाल है कि हमारे भोजन में, अरे फिर से मोटा जग रहा, बड़ा विचित्र भाई, पूरा पतला करना पड़ेगा। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है, तो आप लोगों को पता होगा इसके ऑप्शन है अलग अलग कि वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। तो देखो भाई इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और इसको मैंने क्लास में पढ़ा रखा है ऑलरेडी। तो विटामिन एवं खनिज, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है, विटामिन एवं खनिज, ठीक है। क्योंकि यही क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है। ऊर्जा देने का कार्य करता है भाई, ऊर्जा देने का कार्य करता है, याद रखोगे सब, सिंपल सा बात है। इसमें क्या ही फैक्ट रहता है, डायरेक्ट याद रखना इसका आंसर कि विटामिन एवं खनिज, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या, विटामिन एवं खनिज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हम लोग का कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग विशिष्ट ऊष्मा, इसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, याद रखना सभी को, ठीक है। इसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, डायरेक्ट ही याद रखना कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि डेफिनेशन ही है, ठीक है। ये पूरा परिभाषा ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी, ठीक है। तो याद रखोगे डायरेक्ट, ठीक है। तो भाई देखो क्या सवाल था, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखें, तो इसको पहले इरेज करने दो। क्वेश्चन नंबर बात है 15, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जरा पीतल किसका मिश्रण है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। पीतल किसका मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण सवाल पूछे, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, पीतल किसका मिश्रण। चलो भाई बताओ, पीतल किसका मिश्रण है, जल्दी बताओ, तब तक हम पेन सिलेक्ट करना। पीतल किसका मिश्रण है, जल्दी बताओ, बिना लेट किए हुए, ठीक है। तो भाई देखो पीतल जो है तुम्हारा तांबा और जस्ता का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का, अलग अलग ऑप्शन, जस्ता और टिन। तो पीतल, तांबा और जस्ता का, इससे कई चीज़ें, बहुत सारा सवाल बनता है। जैसे अगर आपको पूछेगा, जैसे पूछ दिया मान लो अगला सवाल, कांसा किसका मिश्रण है, कांसा पूछता है, ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं ब्रॉन्ज, ये पूछता कांसा किसका मिश्रण है। तो याद रखना
अगर सांकेतिक रूप में इसको कहें, इसको सांकेतिक रूप में बोलें, तांबा, इसको सांकेतिक रूप में बोलेंगे तो ये हो जाएगा Cu प्लस Zn। ये वाला तांबा और जस्ता वाला बोल Cu प्लस Zn, ठीक है, Cu प्लस Zn, Cu प्लस Zn यहाँ पर लिखते हैं Cu प्लस Zn, Cu प्लस Zn। और कांसा का अगर बोलेंगे तो ये हो जाता है Cu प्लस Sn का मिश्रण है, Cu प्लस Sn, ठीक है। तो इस तरह ये दो याद रखेंगे, और भी है बहुत सारा मिश्रण आता है, ठीक है। तो पूछता भी है, तो अगर एक और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलें तो ये हो जाएगा गन मेटल का भी आप लोग याद रखेंगे। तो गन मेटल में क्या होता है, ये तीन चीज़ों का मिश्रण होता है। पहला होता है Cu, और दूसरा होता है Zn, और तीसरा होता है Sn। ये तीन चीज़ों का मिश्रण है गन मेटल। ये तीनों याद रखेंगे आप सभी, इम्पोर्टेंट है, इसलिए तीनों याद रखना आपको। पीतल किसका मिश्रण है, Cu प्लस Zn। यहाँ पे बताए Cu प्लस Zn, Cu प्लस Zn। पीतल किसका मिश्रण है, कॉपर और जिंक का, जस्ता का कह लो, कॉपर और जस्ता का, Cu प्लस Zn। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिक्कत तो है भाई, अब किधर से मिटेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा, और इसको कहाँ से कट करें, ये था, यहाँ से कट करेंगे। अब अगला सवाल पे आता है। अगला सवाल है हमारा 16 नंबर। देखो आगे एक और मिश्रण वाला 16 नंबर सवाल बोला कि टाका यानी सोल्डर किसका मिश्रण है। अब की बार पूछा कि सोल्डर किसका मिश्रण है, तो याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका आप लोग मारोगे शीशा और टीन का, शीशा और टीन का। टाका यानी सोल्डर किसका मिश्रण है, शीशा और टीन का। मिश्रण वाला जो टॉपिक है इसको सभी कोई कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा रखा अच्छा से, इसका नोट्स भी लिखा चुका हूँ, मैंने नोट्स लिखा दिया है इसका क्लास में ही, तो इसको आप सभी नोट करेंगे ढंग से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शीशा और टीन का। शीशा और टीन का सोल्डर किसका मिश्रण है, शीशा और टीन का, शीशा और टीन का, ठीक है। टाका यानी सोल्डर किसका मिश्रण है, शीशा और टीन का, ठीक है। अगर इसमें दे तो भाई शीशा का Sn कहते हैं और Pb कहते हैं, ठीक है। शीशा को Sn कहते हैं और Pb कहते हैं टीन को, ठीक है। तो Sn और Pb याद रखेंगे। सांकेतिक रूप में अगर देखा तो Sn और Pb ढूंढेंगे, ठीक है। और अब देखो इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। अरे पूरा मिट गया क्या भाई, पूरा मिट जाओगे तो बर्बादी हो जाएगा भाई। हमको बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा कि रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको अप डाउन करके देख रहा हूँ कि हो भी रहा है या नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ लोगों को कि इसको इधर रखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन शायद होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, उम्मीद करते इसका आंसर दिया होगा। सोडा वाटर बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।